सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। इस वीडियो में हम अव्यय से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम अव्यय से संबंधित ऐसे 30 प्रश्नों को हल करेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अव्यय जो प्रकरण है ये संस्कृत की प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होता है और इसमें से 2-3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो अव्यय का अर्थ पूछा जाता है, अव्यय के अर्थ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर वाक्य देकर उसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करवाई जाती है, वहां पर उचित अव्यय का चयन करना होता है। तीसरा जो प्रश्न है वो है कि 4 पद देकर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा अव्यय नहीं है। तो इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है एषु अव्ययम पदम अस्ति, इनमें से कौन सा अव्यय पद है? तो इसका सही उत्तर है तूष्णीम। मौन अर्थ में ये तूष्णीम अव्यय होता है। दूसरा प्रश्न है खालिस्थान वैषम्यम लोक व्यवहारस्य इत्यत्र रिक्त स्थानम पूरयन्तु। तो यहाँ पर जो इनमें से प्रत्यय होगा वो है धिक्। यहाँ पर धिक् के योग में द्वितीया भी देखने को मिलती है, तो यहाँ पर वाक्य होगा धिक् वैषम्यम लोक व्यवहारस्य। लोक व्यवहार की विषमता को धिक्कार है, इस प्रकार। तीसरा प्रश्न है मार्गे पदानि खालिस्थान ते विषमी भवन्ति इत्यत्र निश्चयात्मकेन अव्ययेन वाक्य पूर्णम कुरुत। यहाँ पर निश्चयात्मक अव्यय जो है उससे वाक्य पूर्ति करनी है। तो निश्चयात्मक अव्यय कौन सा है? खलु। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 2। मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति। अगला प्रश्न है कंथा पंथा पर्वत लंघनम खालिस्थान विद्या वित्तम पंचेतानि उपर्युक्त पद्ये एकेव अव्ययेन सर्वाणी रिक्त स्थानी पूर्णियानि। यहाँ पर एक ही अव्यय से सारे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा शनै। शनै कंथा शनै पंथा शनै पर्वत लंघनम शनै विद्या शनै वित्तम पंचेतानि शनै, इस प्रकार। अगला प्रश्न है विघ्नै खालिस्थान अपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धम उत्तम गुणा न परित्यज्यन्ति समुचिताव्ययेन रिक्त स्थानम पूरयत। यहाँ पर समुचित अव्यय से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो विघ्नों के बार बार आने पर भी जो उत्तम गुण पुरुष हैं वो कार्यों को छोड़ते नहीं हैं। तो विघ्नों के बार बार अर्थ में कौन सा होता है अव्यय? तो इसका सही उत्तर है पुनः पुनः। छठा प्रश्न है अव्ययम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्तिय कर्तव्या गच्छति उपरि च दशा चक्र नेमि क्रमेण। ये तो एक प्रसिद्ध सूक्ति है जो हम बार बार पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आता है निश्चयी गच्छति उपरि च दशा चक्र नेमि क्रमेण। तो इसका सही उत्तर होगा 1। अगला प्रश्न है अस्माकं गृहे यज्ञम भविष्यति। तो भविष्यति में लृट लकार है, तो लृट लकार में यहाँ पर सही ऑप्शन होगा स्वः। स्वः अस्माकं गृहे यज्ञम भविष्यति, कल हमारे घर में यज्ञ होगा। 8वां प्रश्न है मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो न च धूमायितम चिरम। कि मुहूर्त क्षण भर में जल जाना ही श्रेष्ठ है, ना कि चिरकाल तक धुआं करना। तो यहाँ पर उपयुक्त जो अव्यय है वो है चिरम। चिरम जो अव्यय है उसका अर्थ होता है दीर्घकालीन। 9वां प्रश्न है उचित अव्ययेन रिक्त स्थानम पूरयितव्य न योत्तस्य इति गोविंदम उक्त्वा खालिस्थान बभूव। युद्ध नहीं करना चाहिए ऐसा कहकर चुप हो गए। तो चुप अर्थ में मौन अर्थ में कौन सा अव्यय होता है? तुष्णीम। तो इसका सही उत्तर है 1। अगला प्रश्न है न च प्रयोजनम खालिस्थान धूर्तः चेष्टते कदाचन। तो इसका सही उत्तर होगा अंतरा। न च प्रयोजनम अंतरा, प्रयोजन के बिना धूर्तः चेष्टते कदाचन। जो धूर्त लोग हैं वो कोई भी चेष्टा नहीं करते। अगला प्रश्न है उचित अव्ययम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्ति कर्तव्या गच्छतु भवान
पुनर्दर्शनाय, ये तो स्वतः ही मुंह से पुनर्शब्द निकलता है। गच्छतु भवान पुनर्दर्शनाय, फिर मिलने के लिए जाइए, तो ऐसा ही बोलते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर है 4। 12वां प्रश्न है उचित अव्यय प्रयोगेण रिक्त स्थानम पूर्ति ही कर्तव्या, मिथ्यापवाद कारणम खाली स्थान तम असत्य भाषिणम। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति देखने को हमें मिल रही है, तो उसके योग में यहाँ पर धिक अव्यय का प्रयोग होता है कि मिथ्या अपवादकारी जो हैं, असत्यभाषी जो हैं, उनको धिक्कार है। तो इन प्रश्नों को देखने से एक बात तो समझ आती है कि ज्यादातर जो प्रश्न आते हैं वो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए आते हैं। तो इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहला तो ये है कि आप जो संस्कृत लिखी हुई है थोड़ा उसका अर्थ आप समझ जाएं, और दूसरा जो है कि ऑप्शंस में जो अव्यय हैं उनके अर्थ आपको आते हों। तो अव्यय से संबंधित प्रश्न सही करने के लिए आप जो अव्यय आपके सिलेबस में हैं, ज्यादातर जो परीक्षाएं हैं उसमें अव्ययों का निर्धारण नामशः किया जाता है, नाम से बताए जाते हैं कि ये अव्यय आपके सिलेबस में हैं। तो जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें जो अव्यय निर्धारित हैं उनको आप अच्छे से पढ़ें, उनका अच्छे से मतलब समझ लें कि उनका तात्पर्य क्या होता है, और उनसे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको 2-4 बार रिवाइज करने का प्रयास करें। तो ऐसा करने से आप अव्यय जो है उससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में भी सही तरीके से हल कर पाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न है उचित अव्ययेन रिक्त स्थानम पूरयत दुर्भग आभरण प्रायो ज्ञानम भारः क्रियाम विना। ये तो हम पढ़ते रहते हैं इस सूक्ति को कि दुर्भग आभरण प्रायो ज्ञानम भारः क्रियम विना। तो इसका सही उत्तर होगा 1। ज्यादातर जो अव्यय से संबंधित प्रश्न हैं उनमें सूक्तियां भी आती हैं। तो जब आप सूक्ति पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको जब सूक्तियां याद होंगी तो आप स्वतः ही यहाँ पर सही अव्यय का चयन कर पाएंगे। 14वां प्रश्न है इदानीम रमेशः प्रातः उच्चैः पठति इत्यस्मिन् वाक्ये कति अव्यानि सन्ति। इस वाक्य में कितने अव्यय हैं? तो इस वाक्य में इदानीम, प्रातः और उच्चैः 3 अव्यय हैं। तो इसका सही उत्तर है 4। 15वां प्रश्न है सह शनैः चरति इत्यत्र अव्ययस्य अर्थो अस्ति। इसमें अव्यय का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर अव्यय क्या है? शनैः। तो शनैः का अर्थ होता है मंद गति से, शनैः शनैः धीरे धीरे मंद गति से। तो इसका सही उत्तर होगा अ। 16वां प्रश्न है विद्वांसं किल आश्रयेषु विद्यार्थिनः इत्यत्र किल अव्ययस्य अर्थो अस्ति। किल अव्यय का यहाँ पर क्या अर्थ है? तो किल का यहाँ पर अर्थ है सामान्य रूपेण निश्चयार्थे, कि जो विद्वान है वो निश्चय ही विद्यार्थियों के लिए आश्रय होते हैं। अगला प्रश्न है धिक इति अव्ययस्य अर्थः अस्ति। धिक अव्यय का अर्थ क्या होता है? तो धिक्कार का तात्पर्य होता है किसी की भर्त्सना करना। तो इसका सही उत्तर है भर्त्सनम। 18वां प्रश्न है नमः इति अव्ययस्य योगे विभक्ति प्रयुज्यते। नमः के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो हम कारक के संबंध में भी पढ़ चुके हैं कि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, और धिक, विना इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। 19वां प्रश्न है भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। अस्मिन् वाक्ये पुनः अव्ययस्य अर्थः अस्ति। पुनः अव्यय का क्या अर्थ है? कि जो देह भस्मीभूत हो गई उसका पुनः आगमन कहाँ होता है? तो पुनः का तात्पर्य यहाँ पर है पुनरावृत्ति। 20वां प्रश्न है प्रवृत्ति साराः खलु मादृशाः गिरः। तो आप देखिए यहाँ पर जो ज्यादातर प्रश्न है सूक्तियां ही हैं। तो इस प्रश्न में ये क्या पूछता है कि प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरः इत्यत्र खलु अव्ययस्य अर्थः अस्ति। यहाँ पर ये गलती से लिखा है अव्यय, इसका अर्थ क्या है? यहाँ पर जो प्रवृत्ति सारा खलु मादृशः गिरः में जो खलु अव्यय है इसका अर्थ है निश्चय। खलु जो अव्यय है वो निश्चयार्थक होता है। 21वां प्रश्न है चिरम अव्ययस्य
अर्थो अस्ति। चिरम अव्यय का अर्थ क्या होता है? क्या है चिरम अव्यय का अर्थ? तो उसका अर्थ होता है दीर्घ कालम। 22वां प्रश्न है ननु एवं कथम उच्यते इत्यत्र ननु अव्ययस्य अर्थः अस्ति। ननु अव्यय का क्या अर्थ है यहाँ पर? तो ननु का तात्पर्य है शंका। ननु अव्यय का अर्थ शंका होता है। 23वां प्रश्न है अलम मल्लो मल्लाय इति अव्यय पदम अस्ति। यहाँ पर अव्यय पद क्या है? तो यहाँ पर जो ये अलम है ये अव्यय है, तो इसका सही उत्तर है 2। 24वां प्रश्न है निम्नलिखितेषु अव्यय पदम अस्ति। इनमें से कौन सा अव्यय पद है? तो इसका सही उत्तर है अधुना। 25वां प्रश्न है निम्नलिखितेषु तद्धित प्रत्यांता अव्यय। इनमें से कौन सा तद्धित प्रत्यांत अव्यय है? तो इसका सही उत्तर है अधुना। 26वां प्रश्न है निम्नलिखितेषु अव्ययम नास्ति। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय नहीं है? तो विना भी अव्यय है, अंतरा अव्यय है, अंतरेण अव्यय है। इसमें से सही उत्तर है समीपम। समीप में प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है समीपम। 27वां प्रश्न है अहम इह आगत्य पाठम पठित्वा नाना कार्याणि च कृत्वा शयितुं गृहं गतवान्। वाक्ये अस्मिन् कति अव्यय पदानि सन्ति। इस वाक्य में कितने अव्यय हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ पर कितने अव्यय हैं? 7। इसका सही उत्तर है 4। ये जो त्वा प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं, जो ल्यप प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं और जो तुमुन प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं, ये अव्यय होते हैं। तो यहाँ पर इस वाक्य में 7 अव्यय पद हैं। 28वां प्रश्न है निम्नलिखितेषु अव्ययम नास्ति। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय नहीं है? तो नक्तम अव्यय है, समया भी अव्यय है, रात्रौ भी अव्यय होता है, तो इसका सही उत्तर है उदितम। 29वां प्रश्न है अव्यय पदम विकारम प्राप्नोति। अव्यय पद कब विकार प्राप्त करता है, कहां पर विकार प्राप्त करता है? तो अव्यय जो है उसका तात्पर्य ही है कि न व्ययम भवति इति अव्ययम। जिसका व्यय नहीं होता, जो विकार को प्राप्त नहीं होता, वो अव्यय होता है। तो इसका सही उत्तर है न कुत्रापि। 30वां प्रश्न है शीघ्र अर्थकम अव्यय पदम नास्ति। शीघ्र अर्थ वाला अव्यय पद नहीं है, तो कौन सा नहीं है? झटिति, तरसा, द्राक और सहसा। तो इसका सही उत्तर है सहसा। तो ये अव्यय से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में आते रहते हैं। तो आप इनका रिवीजन करते रहिए, अव्ययों को अच्छे से पढ़ते रहिए। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और आप अगर अपनी तैयारी का आकलन करना चाहते हैं और संस्कृत भाषा से अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं प्रतियोगी परीक्षा में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।